सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, वो है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके लिए हम लोगों के लिए, मतलब हम भारत के लोग के लिए, हम नागरिकों के लिए, क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को प्रदान करता है। और एक तरह से मौलिक अधिकार जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 13। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल 32 तो सुने थे, आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 13 कैसे करता है? बिल्कुल, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आर्टिकल 13 नहीं रहता तो फिर आर्टिकल 32 का भी उस तरह से अस्तित्व तो नहीं रहता। वो फिर आप कह सकते हैं, देखिए जब मौलिक अधिकार आपको मिला है और मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके बारे में अगर रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो फिर वो तो टीथलेस टाइगर के जैसा हो जाएगा ना, कि आपको अधिकार भी मिला है, उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो उसका कोई रूल रेगुलेशन कुछ दिया ही नहीं है। अब हम कहाँ जाए हमको पता ही नहीं। लेकिन आप समझिएगा, आर्टिकल 13 जो है एक तरह से आपका फंडामेंटल राइट को ही क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से जुडिशियल रिव्यू का बात किया जा रहा है। मतलब एक तरह से डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू का ही बात किया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्ट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कहीं लिखा हुआ नहीं। जुडिशियल रिव्यू शब्द ऐसे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक तरह से ये जुडिशियल रिव्यू का ही, न्यायिक पुनर्विलोकन का ही बात कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए? ये होमवर्क है आपका, आप कमेंट में बताइएगा कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले समझिएगा आर्टिकल 13 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 3, है ना। आपको पता है कि पार्ट 3 जो है जिसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है ना, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है इसमें। अब इसमें अगर आप अनुच्छेद देखिएगा, अगर आप पार्ट 3 का आर्टिकल देखिएगा तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक इसमें बताया गया। मतलब पार्ट 3 जो है उसमें कितना आर्टिकल आता है? 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल आता है। जबकि अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 14 से 32 तक आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसका मतलब 12, 13, 33, 34, 35 5 आर्टिकल हो गया ना। 12, 13, 33, 34 एंड 35, ये 5 आर्टिकल जो हैं ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल रहेगा तभी सही मायने में आपको फंडामेंटल राइट, है ना, फंडामेंटल राइट सही मायने में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट से ही जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए इसको पार्ट 3 में रखा गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आखिर आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 13 एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि आर्टिकल 13 में लिखा क्या। मैं बहुत सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आज आपको आर्टिकल 13 समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने क्या किया, आप कोई फैक्ट याद कर लिए, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। फैक्ट याद की, कल भूल के फिर याद कर ली, वो अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तब आप उस आर्टिकल से रिलेटेड कोई जजमेंट भी पढ़िएगा ना, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर, जो भी मैं पढ़ाऊँ वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। आर्टिकल 13 का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा कि मैं बहुत सरल लैंग्वेज में बोलूँगा ताकि आपको आर्टिकल 13 का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी भी आर्टिकल 13 को पढ़ने की आवश्यकता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा। फिर फैक्ट आप जितना याद कीजिए वो अलग, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है। अब समझते हैं हम लोग आर्टिकल 13 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 13 में बताया गया है, इसमें लिखा गया है कि मौलिक अधिकार से असंगत होने वाली विधियाँ, इसमें बताया गया है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। मतलब कोई भी जो लॉ होगा, है ना, कोई भी जो लॉ होगा या लॉज होगा, कोई भी जो विधियाँ, है ना, कोई भी कानून होगा, एक सिंपल लैंग्वेज में जो भी कानून होगा, इसमें बताया गया कि वो लॉज इनकंसिस्टेंट विथ, है ना, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा है? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में असंगत,
मतलब इसमें बता रहा है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार से असंगत होने वाली विधियां। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है 13 आर्टिकल साफ साफ क्लियर कर दिया कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते, कोई भी ऐसा लॉज विधियां आप नहीं बना सकते जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। सिंपल है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, इस भाषा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। जब लोकतंत्र है तो मौलिक अधिकार तो सर्वश्रेष्ठ बनाना ही पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो लॉ शब्द बताया जा रहा है कि कोई भी आप लॉ ऐसा नहीं बनाइएगा जो कि मौलिक अधिकार का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। अगर बनाइएगा तो वो लॉ क्या हो जाएगा, उसको हम खारिज कर देंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है इज ग्रेटर देन लॉ, कह सकते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन लॉ। एक तरह से अगर आपसे कोई पूछा जाए, ऐसा तो कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, ऐसे ही मान लेते अगर पूछा जाता है कभी आपसे कि एक तरह से लॉ और फंडामेंटल राइट में कौन ग्रेट है ना, तो आर्टिकल 13 बता रहा है कि फंडामेंटल राइट। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए जो लॉ का उल्लंघन करता है। अगर लॉ का कोई कानून बना दिए, अब वो अगर फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट उसका उल्लंघन कर रहा है, तो फिर वो फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं बोल रहा है। इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि कोई भी आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कि आपके मौलिक अधिकार का क्या करता है, वायलेशन करता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 13 कुल मिला के एक तरह से क्या चीज़ का बात कर रहा है, एक तरह से ये बात कर रहा है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, ये क्या चीज़ का बात कर रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा कानून बना, अब कानून बना वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगा, जो हमारे जुडिशरी बॉडी होगा, जो जुडिशियल बॉडी होगा, उसके पास ये पावर होगा कि आप क्या कीजिएगा, आप उसका रिव्यू कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उसको क्या कर दीजिए, उस लॉ को समाप्त कर दीजिए। तो उस लॉ को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल 13 एक तरह से क्या है, जुडिशियल रिव्यू का भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। इसलिए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल से हम लोग को संकेत मिलता है कि जुडिशियल रिव्यू का बात कर रहा है। तो आर्टिकल 13 शब्द लिखा है क्या, नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया संविधान में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अंतर्निहित आप कह सकते हैं, इसमें छिपा हुआ है ना, इसमें वो इनविजिबल है, गायब है, लेकिन है वही चीज़, है ना, शब्द नहीं है, बाकी है वही चीज़। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। तो जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आप सरकार, राज्य को बोला जा रहा है कि राज्य तुम ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों का मौलिक अधिकार छीनता हो, नहीं तो तुमको हम दंड देंगे, मतलब उसको हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे, तुम्हारा उस कागज़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। एक तरह से इसका है ना, एक तरह से ये प्रोटेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं, इससे मैंने बोला कि आर्टिकल 13 भी क्या कर रहा है, आर्टिकल 13 भी एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, यही हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो खैर, अब देखिएगा आर्टिकल 13 जो है इसमें कितना क्लॉज है, और एक एक करके हम लोग सारे क्लॉज पे बात करते हैं। तो चलिए, आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 13 जो है, इसमें मूल संविधान में अगर आप देखिएगा तो 3 क्लॉज था, है ना। मूल संविधान में अगर आप देखिएगा तो 3 क्लॉज था, बाद में एक और क्लॉज जुड़ा है तो 4 क्लॉज हो जाता है। कितना क्लॉज हो जाता है, 4। मतलब एक हम लोग देखेंगे, एक तो देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1, एक हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2, एक हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 3, और एक हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 4। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 13 में कितना क्लॉज है, 4 क्लॉज है, 13 क्लॉज 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया, बहुत सरल भाषा में। देखिए, आर्टिकल 31 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बता रहा है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बता रहा है कि हमारे संविधान लागू होने से पहले, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान लागू होने से पहले क्या, तो हमारा संविधान लागू होने का तारीख क्या है, 26 जनवरी 1950। ये तारीख 26 जनवरी 1950 है ना। तो ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है उससे, वो लागू होने से पहले, एक तरह से आज़ादी से पहले का भी बात किया जा रहा है, उससे पहले अगर ऐसा कोई कानून बना है, ऐसा कोई भी लॉ बनाए हैं, कब, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले, है ना, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी अगर ऐसा कानून बनाए हैं जो
आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, वायलेशन करता है, फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है, उसका वायलेशन करता है, तो उस लॉ को, उस कानून को, उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। या फिर वो कानून का कुछ धारा है ना, या कुछ भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो उसको उस धारा तक या उस भाग तक समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आज़ादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले कोई एक लॉ बना, ठीक है, कोई एक लॉ बना, एग्जाम्पल ले रहे। अब इस लॉ में मान लेते हैं कि इसमें 100 धारा दिया गया, 100 सेक्शन दिया गया, ठीक है, 100 सेक्शन इसमें दिया गया, ठीक है। अब इस 100 सेक्शन में मान लेते हैं कि दो ऐसा सेक्शन है जो कि जब हम लोग संविधान लागू किए, उसको जब हमारा फंडामेंटल राइट आया तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस लॉ का 98 सेक्शन जो है ये लॉ का वायलेशन नहीं कर रहा है, सॉरी, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहा है। 2 सेक्शन ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि ये दोनों को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा कौन बता रहा है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बता रहा है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई ऐसा कानून बना था, अंग्रेज के ज़माने में कोई ऐसा कानून बना था जो आज तक रेलेवेंट है, जो चल रहा है, वो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस पूरा कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। या फिर उस कानून का कोई भाग, कोई धारा, कोई सेक्शन अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको उस सीमा तक समाप्त कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मेरे ख्याल से आर्टिकल 13 क्लॉज 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं ऐसा कोई कानून बना हो, कि फलाना सड़क पे, देखते अंग्रेज लोग बोलता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अंग्रेज ऐसा कानून बनाता था, है ना। कानून मतलब ऐसा देखते थे बहुत जगह ये लगा देता था, पोस्टर लगा देता था, आप यहाँ से नहीं घुस सकते। अब मान लेते सर अंग्रेज को ऐसा कानून बना दिया कि फलाना जगह पर फलाना जाति के लोग नहीं जा सकते, मान लेते है ना, फलाना जाति के कोई पब्लिक प्लेस है। अब पब्लिक प्लेस है, मान लेते लाल किला वाला जो क्षेत्र है, अब लाल किला है, अब लाल किला में बोला कि नहीं यहाँ पे फलाना जाति के लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो जब हमारा फंडामेंटल राइट बना, जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमने क्या देखा कि उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है कि आप धर्म जाति के आधार पर किसी भी पब्लिक प्लेस पे भेदभाव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो कानून है, जो लाल किला में बोला गया कि आप, लाल किला पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे फलाना जाति के लोग नहीं जा सकते, इसका मतलब आर्टिकल 15 का ये क्या कर रहा है, ये कानून वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो आर्टिकल 15 के आधार पर उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो मतलब समझ पा रहे, कोई भी ऐसा कानून आज़ादी से पहले बना हो, है ना, या फिर संविधान लागू होने से पहले बना हो, तो उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। या फिर उसका कुछ पार्ट अगर उसका वायलेशन करता तो उस पार्ट तक उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए। तो 13 क्लॉज 1 है ना, ये बता रहा क्या, संविधान लागू होने से पहले, है ना, संविधान लागू होने से पहले। क्लियर है। अब चलिए, अब 13 क्लॉज 2 क्या बता रहा है, अब 13 क्लॉज 2 को देखते हैं। तो 13 क्लॉज 2 बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा था बिफोर, मतलब संविधान लागू होने से पहले, ये बता रहा आफ्टर। सेम चीज़ ही है, बस अंतर है बिफोर आफ्टर का। मतलब 13 क्लॉज 2 ये बता रहा है कि संविधान लागू होने के बाद, मतलब आज़ाद भारत में, भारत का जो पार्लियामेंट होगा, भारत का विधानमंडल होगा, उससे अगर कोई ऐसा लॉ बनाते हैं, उसमें है ना कोई एक्ट पारित करते हैं, तो याद रखिएगा, कोई विधेयक पारित हुआ और एक्ट बन गया, तो कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है, वो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। या फिर वही चीज़ कि कुछ सीमा तक अगर उल्लंघन करता है तो उसका कुछ सीमा तक उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप ये चीज़ समझिएगा, बस सेम चीज़ है, याद रखते चलिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 13 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई मौलिक अधिकार का कोई कानून उल्लंघन करता था या कुछ उसका धारा करता था तो उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 13 क्लॉज 2 क्या कह रहे हैं कि संविधान लागू होने के बाद, है ना, संविधान लागू होने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, है ना, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। अगर अब तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से भविष्य में, है ना, जो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आने वाला है, जो फ्यूचर का जो सरकार है, एक तरह से उसी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है ना। ये तो भविष्य का बात कर रहा है, ये आज 2025 हो कि 2026 हो कि 2027 हो कि 2050 हो, ये 13 क्लॉज 2 सबको बता रहा है ना।
ये तो खैर इसका गया ज़माना है ना, क्योंकि अब तो पुराना कानून तो बनेगा नहीं। हाँ, हो सकता है बहुत पुराना कानून ऐसा हो जिस पे ध्यान नहीं गया हो, अभी तक वो चलता हो, मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता हो, उतना इंप्लीमेंट नहीं होता हो, लेकिन जैसे ध्यान जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 13 क्लॉज 2 जो है ये तो भविष्य में आने वाले सरकार को क्या है, निर्देश है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाइएगा, क्योंकि इस देश में फंडामेंटल राइट रहना बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि लोकतंत्र है और यहाँ पे नागरिक जो है, इस देश के जो नागरिक है, हम भारत के लोग जो हैं, ये लोग क्या है, ये सबसे ताकतवर होंगे, है ना। जनता ही इस देश का क्या होगा, मालिक होगा, और जनता के आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन करिएगा, इतना पावर आपके पास आ गया। तो आप समझ लें एक तरह से 13 क्लॉज 2 फटकार लगा रहा है, एक तरह से आप ऐसा नहीं करिएगा, वार्निंग दे रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से चेतावनी है ये, समझ जाओ, है ना। कुछ भी अगर ऐसा किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 13 क्लॉज 2 ऐसा बता रहा है, तुरंत तुम्हारा कानून को क्या कर देंगे, हम खारिज कर देंगे। तो समझ रहे आर्टिकल 13 कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा फंडामेंटल राइट को, और आज तक प्रोटेक्ट कर रहा है, और भविष्य में भी क्या करेगा, 13 क्लॉज 2 प्रोटेक्ट करेगा कि भविष्य का भी सरकार अगर कोई आएगा तो वो भी इस तरह का कोई कानून नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो हम लोग को मिला है किसके अगेंस्ट में मिला है, राज्य के अगेंस्ट में मिला है, स्टेट के अगेंस्ट में मिला है ना, कि स्टेट ऐसा, क्योंकि स्टेट पावरफुल होता है, स्टेट के पास बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, तो वो अपना शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसलिए आर्टिकल 13 ये बता रहा है। अब हो सकता है कोई प्रचंड बहुमत का सरकार आ जाए, अब प्रचंड बहुमत का सरकार आ जाए, एकदम पूर्ण बहुमत है, कुछ भी कर रहा है ना, तो इसलिए बोला कि नहीं अभी तुम ऐसा नहीं कर सकता, कोई अगर इस तरह का कानून बनाएगा तो तुमको क्या कर देंगे, हम ये खत्म कर देंगे। तो चलिए, तो ये 13 क्लॉज 2 ये बता रहा है। अब 13 क्लॉज 3 क्या है, 13 क्लॉज 3 क्या है समझिएगा। 13 क्लॉज 3 क्या बता रहा है, अभी तक हम लोग जो भी बात करें कि लॉ, कोई भी आप लॉ नहीं बना सकते, कोई विधि नहीं बना सकते, तो ये लॉ क्या है ना, लॉ होता क्या है, तो लॉ जो हैं, ये लॉज जो हैं, जो विधि है, विधियां हैं, इसकी व्याख्या की गई है यहाँ पे कि आखिर लॉ में क्या क्या आएगा। इसमें बता रहा है कि लॉ में क्या क्या आएगा, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो जो लॉ आएगा, जो जो लॉ आएगा, एक तरह से क्या बोल रहा है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो जो जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है वो सारा चीज़, तो इसमें क्या क्या बताया गया, तो बहुत कुछ बताया गया। इसमें बताया गया कोई भी आप आदेश जारी करते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन नियम बनाते हैं, कोई भी अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ये सब क्या आ जाएगा, लॉ में आ जाएगा। कोई प्रथाएं हैं, प्रथा चलते आ रहा है, वो भी लॉ में आ जाएगा, है ना, वो भी लॉ में आ जाएगा कि कोई प्रथा चल रहा है, उसमें अगर कुछ इस तरह का कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जितना सरकार कानून वगैरह सब जो भी चीज़ बनाता है वो सारा चीज़ क्या आ जाएगा, वो सारा चीज़ लॉ में आ जाएगा, है ना, वो सारा चीज़ लॉ में। तो लॉ की व्याख्या की गई, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आर्टिकल 13 में कहाँ पे लॉ की व्याख्या की गई, कहाँ पे बताया गया लॉ में क्या क्या आता है, तो आप बताइएगा आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, है ना। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में एग्जाम्पल बताएगा, ये भी लॉ है, ये भी लॉ है, ये भी लॉ है, ये भी लॉ है ना, इस तरह करके बताया गया क्या क्या इसमें लॉ में आता है। क्लियर है चीज़, है ना। तो 13 क्लॉज 3 लॉ के बारे में बता रहा है। अब 13 क्लॉज 4 जो है ये दरअसल मूल संविधान में नहीं था, मतलब मूल संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 एंड 13 क्लॉज 3 यही तक था। 13 क्लॉज 4 जो है इसको जोड़ा गया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 1971 द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। किसको, 13 क्लॉज 4 को। और 13 क्लॉज 4 जो है बड़ा विवादित रहा था, क्योंकि ये जो 24वां संशोधन हुआ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के का जो वर्डिक्ट आया था उस वर्डिक्ट को एक तरह से चुनौती दिया गया था। यहाँ पे आपको लड़ाई देखने को मिलेगा, क्या, लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी, है ना, यहाँ पे विधायिका वर्सेस न्यायपालिका के एक युद्ध आपको, एक लड़ाई आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग पीरियड में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि 60 के दशक में ये आपको देखने को, है ना, 67 के बाद से ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। और 13 क्लॉज 4 जो है ये एक बड़ा, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। और कन्फ्यूज़न क्या होता है, इसमें बताया गया कि जो आर्टिकल 368 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो इस लॉ में नहीं आएगा। लड़ाई किससे हो रहा है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 से लड़ाई हो रहा है। मतलब 13 क्लॉज 4 बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा में जो लॉ है वो हम जो बता रहे वो नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आएगा। अब थोड़ा सा सुनने में बड़ा कन्फ्यूज़न लगेगा, तो इसलिए 13 क्लॉज 4 क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। और अगले एपिसोड में मैं आपको बहुत डिटेल में 13 क्लॉज 4 बताऊंगा, इससे जुड़ा हुआ केस बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कहाँ कन्फ्यूज़न रहता है और क्या लिखना चाह रहा है कि
संविधान संशोधन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में नहीं आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।